कानपुर से उत्तराखंड, कानपुर से टीचर आए हैं पढ़ाने के लिए। परसेंट रिजल्ट इनका है, टीचर ही बनना है आगे चल। हमारे इतिहास को समझना चाहिए। सहारा ने क्या किया, ये जो पैसा था ये सारा डूब गया, फिर उनका हार्ट अटैक। मैं स्टॉक मार्केट पढ़ाता हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, थोड़ा हेजिटेशन लग रहा था। एक शिक्षक के रूप में मैं ये जानना चाहूंगा नरेंद्र जी आपसे कि एक शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है? किसी स्टूडेंट से भी आपको कोई प्रेरणा कभी मिली है, ऐसा कुछ हुआ है? तो किसी एक स्टूडेंट का नाम आप लेना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से? एक बार हमने उसको पकड़ लिया, आर्मी ज्वाइन कर लिया, आर्मी में उसका इनसे कुछ चेंजेस हुए हैं आपके पढ़ाने के तरीके में, ऐसा कुछ? एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? मैं ये बताना चाहूंगा, पेशेंस जो है ये सब जगह लागू होता है। तो आपको शिक्षक का क्या लगता है? शिक्षक का भविष्य क्या? अग्निवीर बनना, पुलिस में ज्वाइन करना, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, एसएससी, जीडी, किसी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारी एकेडमी में जरूर विजिट करिए। रहीमदास को चाहते थे सबसे ज्यादा। उनके गुरु थे रहीमदास? उनके गुरु थे। क्या चीजें हैं जिनसे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, क्या चीजें हैं जिनसे हमें ज्यादा लॉस हो रहा होगा, क्या जीवन में हमें लाइफ में करना है, क्या नहीं करना है, ये चीजें होती हैं। तो बच्चे का लेवल पढ़ाई का तो बराबर होगा नहीं, कोई कमजोर होगा, कोई अच्छा होगा, कोई होशियार होगा, कोई मीडियम होगा, जैसे हमारी पहले बात हुई। कमजोरी है किस चीज में? मैथ नहीं आती है कि जीके नहीं आती है कि जीएस नहीं आती है कि तो मैं अगर स्टॉक मार्केट किसी को सिखा रहा हूँ, किसी को हेजिंग करना सिखा रहा हूँ, किसी को ऑप्शन सेलिंग सिखा रहा हूँ, छात्र सफल हो जाए तो कैसा लगता है? जैसे माता पिता अगर कुछ कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वो कभी नहीं कहते कि बिजनेस करो, कहते बच्चा तुम इससे अच्छा आगे जाओ, यानी उसको सीना उसका चौड़ा हो जाए। शिक्षा दिवस में हाय हेलो व्हाट्सएप में तो उन्होंने केक मिले खाया 5 मिनट। तो अभी भी आज आप कुछ नया तो सीखते हैं, ऐसा कुछ नया ये पूरा शिक्षा प्रणाली में कुछ चेंज करने का मौका मिले? ये आया तो कैसे आया, ये चीज हो रहा तो कैसे हो रहा है? तो कैसे? अगर ये चीजों को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से करेंगे तो परीक्षा प्रणाली के ऊपर आपका क्या विचार? माइंड में कह दिया जाए सारी चीजें याद करने की क्षमता नहीं होती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी छात्र की वजह से आप भावुक हो गए हो बहुत? एक लड़की थी, यानी वहीं पास की एक लड़की थी, बहुत गरीब थी। हमने कहा चाय लाओ पीते हैं, देखा कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा थी, दूध नहीं था। मेहनत करने के बाद पुलिस में हो गई, वो पल हमें आज भी याद। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उनसे सब्जी खरीदनी चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन गरीब लोगों की थोड़ी सी मदद, हम जब हम इन लोगों की मदद करेंगे तभी तो ये लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आगे कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। जो मित्रता का रिश्ता रहता है, एक रिलेशन, एक मित्रता, एक दोस्ती टाइप की जैसे बोलते हैं कि एक गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षित हो हमारे देश। अगर हम शिक्षित होंगे तो अपने परिवार को हम सीमित करके चल रहे हैं, शिक्षित होंगे तो अपने देश का भविष्य बना रहे होंगे। सती प्रथा जो होता था, कहीं सती प्रथा को समाप्त करना है। लॉर्ड मैकाले आया था। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? ज्यादातर लोग आईएएस की तैयारी करते हैं तो क्या सभी आईएएस बन जाते हैं? हाँ। नमस्कार दोस्तों मैं विनय भंडारी। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में कानपुर से, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारी जो एकेडमी है, आर्मी की जो एकेडमी है, ये है उत्तराखंड में। और हमारे इंस्टीट्यूट में जो आए हैं कानपुर से टीचर आए हैं पढ़ाने के लिए। हमने इतनी दूर से कानपुर से टीचर को क्यों बुलाया, इतनी दूर से? क्योंकि इनकी जो काबिलियत है, इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। काफी अच्छी एकेडमी में इन्होंने पढ़ाया है, काफी अच्छी एकेडमी में बच्चों को निकाला है, बच्चों को मतलब पूरे में से पूरे नंबर 100% रिजल्ट इनका है। इसलिए हमने भी कानपुर से बुलाया है मिस्टर नरेंद्र जी को। ओके, मिस्टर नरेंद्र कुमार जी को। तो नरेंद्र कुमार जी की आज हम पूरा एक पॉडकास्ट शूट इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र कुमार जी से हम ये जानना चाहेंगे उनके बचपन से लेकर अभी तक टीचर बनने की जो उनकी प्रेरणा है, कैसे उन्होंने बच्चों को आगे प्रेरित करा आर्मी में जाने के लिए, डिफेंस में जाने के लिए, कैसे, तो उनके बारे में पूरी हम जानकारी लेना चाहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, तो हमारे बीच में मौजूद हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र कुमार जी नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी एकेडमी में। धन्यवाद। अब आपने हमारी एकेडमी में पढ़ाना शुरू करा है तो हम ये जानना चाहेंगे पूरा विस्तार से पूरा कि आपकी शिक्षा बचपन से लेकर अभी तक पूरा धीरे धीरे करके जो है पूरा डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि आप टीचर बनना क्यों चाहा आपने, कि भाई टीचर ही बनना है आगे चल के, ऐसा क्यों आपके दिमाग में आया, क्यों ऐसा चाहा कि मेरे को टीचर ही बनना है? पहले तो मैं अपने दर्शकों को और विनय भंडारी सर को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि जो हमें बुलाया। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है हमें, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि हमने पढ़ाई कहाँ से किया, क्या चीज किया, इसके विषय में जानकारी देते हैं। यानी शुरुआत में भी हम नॉर्मल स्टूडेंट थे, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं क्या होता है। फिर हमें लगा कि हमारे इतिहास को समझना चाहिए, हमारे जियोग्राफी को समझना चाहिए, हमारे संविधान को समझना चाहिए। इसके लिए कि लोगों को कैसे बताया जाए, क्या सिखाया जाए ताकि लोग इसके विषय में जाने, क्योंकि जो इतिहास होता है हर तीसरी पीढ़ी के बाद में चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है, क्योंकि आज हमारे पास में जो है हर तीसरी पीढ़ी बाद नहीं होगा, फिर इसके बाद में फिर आगे आएंगे तो तीसरी पीढ़ी के बाद में चेंज होता है। जैसे कह दिया जाए मुगल आए हैं, 3 पीढ़ियों तक बढ़िया राज किया है, 3 पीढ़ियों बाद इनका पतन स्टार्ट हो गया है। तो कह दिया जाए कि ऐसे हमारा भी घर था, यानी माँ बाप, भाई बहन, यानी 3 भाई और 2 बहनें थी हमारे। बड़ी बहन की शादी हो गई थी, 3 भाई हैं हम लोग, 2 बहनें हैं, माता पिता थे। इसके बाद में बड़ी बहन की शादी हो गई। शादी होने के बाद में अब आया कि भाई क्या किया जाए, तो पापा ने एक पॉलिसी में पैसे लगाए थे, जैसे आपने सहारा का नाम सुना होगा। अब यह है कि हमसे छोटी बहन थी, उसकी शादी करनी है, तो शादी करने के बाद में कहाँ से लाया जाए, तो सहारा ने क्या किया, ये जो पैसा था ये सारा डूब गया है।
सब पैसा लोगों से चिट फंड के माध्यम से जमा करता सहारा ने। हाँ, तो वो चला गया। अब पापा इसी टेंशन में रहने लगे। टेंशन में रहने के बाद में फिर उनका हार्ट अटैक हो गया। ओह, हमारी शादी की थी फरवरी में और मार्च में उनका हार्ट अटैक हो गया। इसके बाद में सारा भार हमारे कंधे में आ गया। ओके, अच्छा, हाँ, इस प्रकार हमने अपने फैमिली को संभाला और ये अपनी शिक्षा जारी रखा, यानी पढ़ने और पढ़ाने का काम हमने शुरू रखा। कई हमने पहले डिफेंस कैरियर एकेडमी लखनऊ में ज्वाइन किया, DCA में। वहाँ हमने 2 साल पढ़ाया। इसके बाद पढ़ाने के बाद में फिर दिल्ली में गए। एक एकेडमी है चार्ली एकेडमी दिल्ली में है, वहाँ पर पढ़ाया। वहाँ पे 1 साल हमने पढ़ाया। इसके बाद में फिर हम आकर के जब पापा का देहांत हो गया तो ये कानपुर में आकर कोचिंग हम पढ़ाना शुरू कर दिए। अच्छा, विधि एकेडमी हो गया, एक आए कानपुर फिजिकल एकेडमी, यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। कानपुर फिजिकल एकेडमी, ओके, अच्छा। इसके इसके बाद में फिर ये उत्तराखंड के देवभूमि में आपका कह दिया जाए सिंह डिफेंस एकेडमी में सेवाएं दे रहे हैं। तो एक मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे मेरे को भी पढ़ाने का शौक है, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट पढ़ाता हूँ, शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाता हूँ, ऑप्शन सेलिंग के बारे में पढ़ाता हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब सबसे पहली बार आपने किसी क्लास में पढ़ाया, कक्षा में पढ़ाया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? किस तरह की आपकी फीलिंग्स थी? पहली बार क्लास में पढ़ाया, थोड़ा हेजिटेशन लग रहा था, बच्चे क्या जवाब देंगे, कैसे पढ़ेंगे। फिर हमें लगा कि बच्चों से ज़्यादा तो हमें आता है। अगर ज़्यादा ना आता तो इस प्लेटफॉर्म में हम ना आ रहे होते। नहीं होते, बिल्कुल सही। तो हमने हेजिटेशन को महसूस किया। महसूस करने के बाद धीरे धीरे फिर एक नॉर्मल एक शुरू हो गया। हाँ, अगर पढ़ाना चाहता है इसके विषय में या कोई इसके विषय में है तो ये समझना है कि जो हमारे सामने वाला है वो जीरो है। हाँ। उसी तभी आप पढ़ा पाओगे, नहीं तो सोचोगे कि नहीं इसको इतना आता है, हम कैसे क्या करें। आप बेसिक से स्टार्ट करो, इसके बाद हाई लेवल में लेके जाओ, तभी आप पढ़ा पाओगे। अच्छा, एक शिक्षक के रूप में मैं ये जानना चाहूंगा नरेंद्र जी आपसे कि एक शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी? शिक्षक के रूप में चुनौती ये थी कि क्या पढ़ाया जाए, बच्चे क्या पसंद करते हैं, किसी को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए। ये तीनों के अगर हमें सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा पढ़ाना सार्थक है। क्या चुनौती मिली? चुनौती ये मिली कि कुछ बच्चे होते थे जो पढ़ने में ठीक होते थे, हाँ, ठीक होते थे तो तुरंत समझ जाते थे। कुछ शैतान भी होते थे। हाँ। तो शैतान होते थे, उनके साथ में वैसा व्यवहार किया जाता था। अच्छा। कुछ मीडियम होते थे, तो देखो मीडियम वाले बीच में पिसते हैं। चाहे आज भी मध्यम वर्ग हो, लो वर्ग तो आपका हमेशा लो रहता है, जो हाई सोसाइटी है वो हाई सोसाइटी रहता है, मध्यम वर्ग पिसता है हमेशा। तो ऐसे बच्चे जो मध्यम वर्ग होते हैं ये ना सिलेक्शन ले पाते हैं और ना ये कह पाते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, नहीं ये तैयारी कम। तो इसका मतलब है उनको इतना पढ़ाना कि उनको सिलेक्शन देने के कगार में लाना, और जो कमजोर बच्चे, जो शैतान बच्चे हैं, उन शैतान बच्चों को हमें आगे यानी बढ़ाने की चेष्टा करना, उनको ऐसा मतलब बनाना कि ताकि उनको भी लगे कि नहीं हम भी पढ़ सकते हैं। ये चीजें होती हैं। अच्छा, पढ़ाने के टाइम में जब आपने इतनी एकेडमी में पढ़ाया है, इतने लोगों को शिक्षा प्रदान की है, तो कभी किसी स्टूडेंट से भी आपको कोई प्रेरणा कभी मिली है? ऐसा कुछ हुआ है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपकी नजर में हमेशा हो, आपके दिमाग में घूमता हो कि यार वो एक स्टूडेंट था, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में? ऐसा हमारे साथ अक्सर कई घटनाएं हुई हैं। अच्छा। बच्चों को हमने देखा है, कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने वाले होते हैं, मतलब गरीब होते हैं, उनके पास में नहीं है, यानी कपड़े फटे कपड़े पहने, लेकिन पढ़ने में इतना तेज है कुछ कहना नहीं। बोलते हैं कि हमें अपने समाज को बदलना है, पहले अपने स्वयं को बदलना है, अपने घर को बदलना है, फिर समाज को बदलेंगे, फिर आगे हम आकर के देश की सेवा करेंगे। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया। तो किसी एक स्टूडेंट का नाम आप लेना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से, कि जो एक ऐसा स्टूडेंट जो आपको याद करता हो, जिसे आप याद करते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट? एक स्टूडेंट है, हम बताते हैं, उसका नाम है शिव कुमार जी। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं शिव कुमार जी, तो अपने गुरु के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्यारा सा। वो आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है उसका। आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है। वो इतना शरारती था, पढ़ने में होशियार था, शरारती था। वो तरह तरह की आवाज निकालता था। अच्छा। जहाँ यानी 500 बच्चे बैठे हों, 300 बच्चे बैठे हों, वहाँ बीच में बच्चों में बैठने करके वो आवाज निकालता था। हाँ, कहीं किसी प्रकार की बंदर की आवाज, कहीं किसी प्रकार की आवाज निकालता था। इससे क्या होता था, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती थी। एक बार हमने उसको पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ने के बाद पूछा ये क्यों करते हो? कहना ऐसा करने से अच्छा लगता है। हमने कहा आपके ऐसा करने से अच्छा तो लगता है, लेकिन पूरी जो क्लास होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सही बात है।
तो बोला कि अब ऐसा नहीं करेंगे, फिर वो सुधर गया और उसने आर्मी ज्वाइन कर लिया, आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, आर्मी में सिलेक्शन हो गया, चलिए बढ़िया, मतलब देश की सेवा में चले गया। देश की सेवा कर रहा है। और बातचीत हमारी होती रहती है, काफी बच्चों से बातचीत होती रहती है। और उन बातचीत में वो कहता है कि सर हम गलत करते थे, तो हमने कहा चलो ठीक है, आपका आप सुधर गए, आप सुधरने के बाद में देश की सेवा में लगे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अच्छा, जैसे आप तो बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, तो अब जो नई टेक्निक्स आई हैं, जैसे पढ़ाने की नई ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, साइन अपने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, तो ये ऑनलाइन पढ़ाई के जो नई टेक्निक्स आई हैं, इनसे कुछ चेंजेस हुए हैं आपके पढ़ाने के तरीके में? ऐसा कुछ काफी बदलाव हुए हैं। काफी बदलाव हुए हैं। जैसे कह दिया जाए कि चेंजेज हुआ है, पहले ये बोर्ड चलते थे, बोर्ड में लिखो, पहले चाक से लिखा जाता, चौक से ब्लैक बोर्ड पे। अब मार्कर आ गए। मार्कर आने के बाद में अब आ गया कि भाई डिजिटल बोर्ड आ गया। डिजिटल बोर्ड आ गया। किसी चीज को हमें वो करना है तो कैसे चीजों को करना है, कि हमें कोई पीडीएफ देनी है, वो चीजें देनी है, इससे काफी बदलाव आ गया है। जैसे मोबाइल हो गया, पहले लोगों के पास में नहीं थे, ये थे तो नॉर्मल मोबाइल थे, अब आ गया भाई सभी के पास में ये मोबाइल आ चुके हैं। और जब ये मोबाइल आ चुके हैं, इन मोबाइलों में फायदा भी है और लॉस भी है। इसमें क्या, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पहले भी पढ़ लेते थे, ना पढ़ने वाले बच्चे आज भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखा जाए तो इससे क्या होता है, यानी शिक्षा आपकी सरल हो चुकी है, और शिक्षा का माध्यम जो यानी दूसरे को पहुंचाने का हो गया है, वो और ज्यादा सरल हो गया है, काफी आसान हो गया है। तो मतलब यहाँ उत्तराखंड में देवभूमि में बैठ के आप यहाँ से बिहार के बच्चों को, राजस्थान के बच्चों को, कन्याकुमारी तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। ये एक तकनीकी से ये एक फायदा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा नरेंद्र जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक अच्छे शिक्षक में जो सबसे मेन गुण होता है, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धैर्य नहीं है आपके अंदर तो आप अच्छे शिक्षक नहीं बन पाओगे। कभी कभी लगेगा कि भाई कोई मान लो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर लगेगा कि यार देखो हमें बच्चा चिढ़ा रहा है लगता है। अगर वो बच्चे को यानी पूर्णतः संतुष्ट कर देंगे, तो वो फिर आपका मुरीद हो जाएगा और आप ही से पढ़ेगा, वो आप ही से पढ़ेगा। और ये जो चीजें हैं, अगर वो संतुष्ट नहीं हो पाया तो इसका मतलब है कि फिर वो आपकी बुराई कर रहा होगा। और वो चीजें जो होती हैं, संतुष्ट करना, क्योंकि कुछ होता है बुराइयों में भी अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छाइयों में भी बुराइयां होती हैं, तो उससे हमें सीखना है कि हम क्या चीज इसको नहीं बता पाए, क्या चीज इसको नहीं सिखा पाए, क्यों हमारी वजह से ये जो है असंतुष्ट हो रहा है। ये चीजें होती हैं। जैसे आपने पेशेंस बोला ना, तो जैसे मैं तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करता हूँ, तो अब ट्रेडिंग में, हमारे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो शब्द है वो यही है, पेशेंस। अगर हम पेशेंस के साथ में कोई काम कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे मार्केट में भी बहुत सक्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेशेंस शब्द जैसे आपने बताया एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है, तो वैसे हमारे मार्केट के लिए, हमारी ट्रेडिंग के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ पॉडकास्ट में, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा पेशेंस जो है ये सब जगह लागू होता है। बहुत जरूरी है पेशेंस होना, हर इंसान के अंदर पेशेंस। आजकल लोगों के अंदर पेशेंस की बहुत कमी हो गई है, छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते हैं किसी से भी, तो इसलिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जो हमारे गुरुजी नरेंद्र जी बता रहे हैं कि पेशेंस एक शिक्षक के अंदर बहुत जरूरी है। ओके, बाकी आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका क्या है, एक शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, कमेंट में आप बताइएगा। और इसमें एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि नई चीजें सीखने की इच्छा रखनी चाहिए, नई चीजें सीखना। कैसे पढ़ा रहे हैं, हमने देखा यूट्यूब में काफी फेमस हो गए, कुछ उछल उछल के पढ़ा रहे हैं, कुछ गा गा के पढ़ा रहे हैं, वो फेमस हो रहे हैं। बच्चे यही देखना चाहते हैं कि हमें कैसे नई शिक्षा मिले, नई शिक्षा मिले। और इसमें कह दिया जाए कि अगर जो यानी छात्रों के दृष्टिकोण समझने की क्षमता हो, कभी कभी कोई टीचर होता है वो ऐसा लगता है कि स्वयं पढ़ रहा है, सारा चीज लिखता जाएगा, पढ़ता जाएगा, टीचर समझ रहा है, बच्चे बैठे आराम से, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो यानी बच्चों को पढ़ाना और पढ़ना दोनों अलग है। कैसे पढ़ा जाए वो चीज अलग होती है, और पढ़ाया क्या जाए सामने वाले को समझ में हमारी चीज कैसे है, ये बात अलग होती है। तो यानी कह दिया जाए कि छात्रों के दृष्टिकोण को समझना है, क्या समझना चाहते हैं, क्या हमसे लेना चाहते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे तो एक अच्छे शिक्षक बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक मैं नरेंद्र जी आपसे और पूछना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में आपको शिक्षा का क्या लगता है, शिक्षा का भविष्य क्या है? आने वाले टाइम में अभी जैसे ऑनलाइन चल रहा है,
आने वाले टाइम में आ जाएगा हाइब्रिड। हाइब्रिड, अच्छा। हाइब्रिड शब्द आया है, ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन भी होगा। ऑफलाइन में सामने बैठ के पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन मतलब आ जाएगा कुछ चीज़ों को हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे। ऑनलाइन भी पढ़, जैसे यूट्यूब में इतना मैटर है कि अगर हमें पढ़ना है तो ढूंढ ढूंढ के हमने उनसे कलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, कलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन कह दिया जाए ऑनलाइन से सारा चीज पढ़ लोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। मतलब यूट्यूब से ही पूरी शिक्षा एक तरह से नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगी। यानी आपको ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी जुड़ना पड़ेगा। ऑफलाइन जुड़ेंगे तभी आगे आप भविष्य को बना रहे होंगे, भविष्य बन रहा होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं आर्मी में जुड़ना, अग्निवीर में आना, अग्निवीर बनना, पुलिस में ज्वाइन करना, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, एसएससी, जीडी, किसी भी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारी एकेडमी में जरूर विजिट करिए। आपको 3 दिन का फ्री डेमो रहेगा। 3 दिन हम आपको पूरा सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, और आपको अच्छा लगता है अगर हमारी एकेडमी में जुड़ना तो उसके बाद आप जुड़िए, पूरा अच्छे से जुड़िए हमारे साथ। ओके, मैं एक और पूछना चाहूँगा नरेंद्र जी आपसे, किसी छात्र की सफलता में शिक्षक की कितनी भूमिका रहती है? शिक्षक की भूमिका तो बहुत ज़्यादा होती है। एक आपने नाम सुना होगा, जहांगीर। जहांगीर, जहांगीर के जो शिक्षक के सबसे ज्यादा मतलब जहांगीर चाहता था, रहीम को चाहते थे। रहीम को, रहीम दास को चाहते थे सबसे ज्यादा। अच्छा, वो उनके गुरु थे रहीम? उनके गुरु थे। अच्छा। अब कह दिया जाए कि भाई छात्र के जीवन में शिक्षक की भूमिका होती है, ये मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षा नहीं देते, मार्गदर्शन दिखाते हैं कि भाई ये आगे अगर मेहनत कर रहे होगे, नौकरी लग जाएगी तो आपका आगे का फ्यूचर क्या होगा। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो आगे का फ्यूचर क्या होगा। आप सोच रहे होगे चीजें क्या होती है। वो भी दिखाता है कि अगर नौकरी नहीं लगती है तो आप कैसे अपने लाइफ को चल रहे होगे। तो यानी मार्गदर्शन देता है, और यानी कह दिया जाए शिक्षा को व्यक्तिगत बताता है आपको, और कह दिया जाए व्यवसायिक जीवन में लेके चलता है कि व्यवसायिक जीवन में कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या चीजें हैं जिनसे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, क्या चीजें हैं जिनसे हमें ज्यादा लॉस हो रहा होगा, क्या जीवन में हमें लाइफ में करना है, क्या नहीं करना है। ये चीजें होती हैं। इसीलिए कह दिया जाए जो सफलता में शिक्षक की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर हम गुरुओं के साथ में रहेंगे, गुरुओं के सानिध्य में रहेंगे तो हम आगे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। अगर गुरु का अपमान करेंगे, अगर गुरुओं का हम अगर सम्मान नहीं करेंगे तो हम जीवन में अपने पतन की ओर जा रहे होंगे। क्योंकि अपना देश जो विश्व गुरु बना है, 1893 में शिकागो सम्मेलन में गए थे स्वामी विवेकानंद, वहां पर लास्ट के 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। अच्छा, लास्ट के 2 मिनट समय बोलने का दिया गया था। लास्ट के 2 मिनट में उन्होंने ऐसा बोला कि 5 मिनट तक तालियां बजी थी। बहुत बढ़िया। 5 मिनट तक तालियां बजी, और इसके बाद में पूरा जो अमेरिका कहने लगा कि नहीं, विश्व गुरु तो भारत में, वहां पर ब्रिटेन वाले क्या कर रहे हैं, वहां नहीं जाना चाहिए था। ये चीजें होती हैं। अच्छा नरेंद्र जी, जैसे आपकी क्लास में, जैसे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हर बच्चे का लेवल पढ़ाई का तो बराबर होगा नहीं। कोई कमजोर होगा, कोई अच्छा होगा, कोई होशियार होगा, कोई मीडियम होगा, जैसे हमारी पहले बात हुई। तो अगर कोई कमजोर छात्र है जो आपको लगता है ये कमजोर है, तो उसे कैसे साथ में लेके चलते हैं? अगर कमजोर छात्र है कहीं पर भी है तो उसको व्यक्तिगत देखते हैं। व्यक्तिगत देखते हैं कि भाई उसको पहले समझते हैं क्या कमजोरी है, क्या कमजोरी है, किस चीज में। मैथ नहीं आती है कि जीके नहीं आती है कि जीएस नहीं आती है कि हिंदी नहीं आती कि इंग्लिश नहीं आती, कौन सा सब्जेक्ट है जो उसको आता नहीं। जिस सब्जेक्ट में कमी है, जिस सब्जेक्ट में उसको जो चीज नहीं आती है, उस चीज में फोकस करते हैं, और फोकस करने के बाद में थोड़ा सा उसे एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। अब देखो, कमजोर होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। जो विराट कोहली है, जैसे इस समय फॉर्म में चल रहे हैं तो बढ़िया रन बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, और जब फॉर्म में नहीं चलते हैं तो आउट हो जाते हैं। फॉर्म में। तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंस उनके अंदर कम हो जाता है। अगर कॉन्फिडेंस परफेक्ट रहे, पूरा कॉन्फिडेंस रहे, तो इसका मतलब है वो बढ़िया बैटिंग कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे स्टूडेंट होते हैं, अगर ठीक ठाक अगर पढ़ने में कॉन्फिडेंस है उनके अंदर तो पेपर निकाल रहे होते हैं, और कॉन्फिडेंस जरा सा लूज हुआ तो पेपर पे नहीं निकलता उनका। ये सारी चीजें होती हैं। इसीलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जो कमजोर छात्र है उसको देखेंगे, देखने के बाद उसको समझेंगे, समझने के बाद में कहाँ कमजोरी है, कितना ध्यान देना है, इस चीज को फोकस करेंगे, और उसके बाद में उसको फोकस करते हुए जितना हमें वो करना है उसको मोटिवेशन करते हुए आगे बढ़ाएंगे उसको। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे जब हम पढ़ाते हैं, जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूं, तो मैं अगर स्टॉक मार्केट किसी को सिखा रहा हूँ, किसी को हेजिंग करना सिखा रहा हूँ, किसी को ऑप्शन सेलिंग सिखा रहा हूँ, तो उसमें भी जैसे मानो 10 लोग हैं,
तो 10 में से सारे के सारे पूरे प्रॉपर बराबर नहीं सीखेंगे, कोई इसमें बहुत बढ़िया सीखेगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत आगे जाएगा। तो जब हमारा कोई स्टूडेंट या कोई छात्र सफल हो जाए तो कैसा लगता है? जैसे मेरे मेरे ट्रेडिंग में अगर कोई मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे को बताते हैं सर ये स्ट्रेटेजी जम रही है, यहाँ पर ये जम रही है, तो मुझे लगता है हाँ ये सीख गया है पूरा सही से, अच्छे से सीख गया, अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि उसके क्वेश्चन से ही मेरे को एकदम पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि वो कितने हद तक, कहाँ तक वो सीख चुका है, ये मेरे को उसके क्वेश्चन से पता चल जाता है बाद में सीखने के बाद। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही आपके जीवन में आपको कैसा लगता है जब कोई छात्र आगे बढ़ता है, तो क्या महसूस करते हैं, उसमें क्या आपकी भूमिका रहती है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारा छात्र हमसे आगे निकल गया। एक गुरु और एक माता पिता ये हमेशा अपने बच्चे को अपने से बड़ा देखना चाहते हैं, अपने से बड़ा देखना चाहते हैं। माता पिता अगर कुछ कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वो कभी नहीं कहते कि ये बिजनेस करो, कहते बच्चा तुम इससे अच्छा आगे जाओ। एक गुरु होता है, कितना भी कम मिल रहा हो या कितना पैसा कम मिल रहा हो, तो ये कभी नहीं सोचता कि हमारा जो ये यानी बच्चा है, स्टूडेंट है, ये हमसे आगे जाए, हाँ। जीवन में और आगे बढ़ के आए, ताकि यानी उसको सीना उसका चौड़ा हो जाए, सीना चौड़ा हो जाए कि हमारा नाम रोशन कर रहा है। ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, आप मेरे को ऐसा बताइए, जैसे शिक्षक दिवस रहता है, जैसे मेरे को भी बहुत सारे स्टूडेंट भेजते हैं शिक्षक दिवस में हाय हेलो व्हाट्सएप में, तो आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण बताइए जो आपको बहुत यादगार हो, आपके लिए बहुत यादगार शिक्षक दिवस में कोई ऐसा कोई क्षण आपके जीवन में? एक क्षण था कि शिक्षक दिवस में बच्चों ने कहा कि हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो हमने कहा भाई करो, क्या सेलिब्रेशन करेंगे। सब बच्चों ने मिलके केक मंगाया और केक मंगाने में उन्होंने केक में लिखाया 5 मिनट। केक में लिखा था 5 मिनट। केक में लिखा था 5 मिनट। हाँ, मतलब आ गया शिक्षक दिवस और 5 मिनट लिखा था। 5 मिनट। 5 मिनट लिखा था। हमने पूछा ये क्यों लिखा है? एक हमारी मतलब आदत मानो, आदत ये है कि जब क्लास में जाते हैं तो पहले बच्चों से हम 5 मिनट यानी पूछते हैं उनसे कल क्या पढ़ाया था, परसों क्या पढ़ाया था, उसको क्वेश्चन आंसर में पूछते हैं। अच्छा, 5 मिनट पूछते हैं। हाँ, तो बच्चों ने उसका टाइटल दे दिया 5 मिनट दे दिया। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमें लगा कि देखो बच्चे कितना केयर करते हैं, कैसा ध्यान देते हैं। और एक ये हो गया कि पढ़ा रहे थे, दिल्ली में पढ़ा रहे थे चार्ली एकेडमी में, तो वहाँ हमने कहा मेरे बालक और बालिकाओं, तो एक बालक बोला कि सर ये आप पहले संस्कृत पढ़ाते थे क्या? अच्छा। तो हमने कहा संस्कृत नहीं पढ़ाते थे, ये हमारे देश की भाषा है, बालक बालिकाओं। हाँ। बालक बालिका। कहने संस्कृत वाले गुरुजी बोलते हैं ऐसा। हाँ। तो हमने कहा नहीं, हम बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं, पहले संस्कृत पढ़ाते थे। हाँ। और संस्कृत तो हमारी ये देववाणी है। हाँ, देववाणी है। संस्कृत से तो सब कुछ उजागर हुआ है। हाँ, संस्कृत से सब कुछ होता है। हाँ। अच्छा, मैं एक और पूछना चाहूंगा, जैसे आपके तो पढ़ाते पढ़ाते इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया आपको, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, तो अभी भी आज आप कुछ नया कुछ सीखते हैं? ऐसा कुछ नया? बिल्कुल नया सीखते हैं नया। कभी सीखते हैं कि जाते हैं क्लास में कि कैसे पढ़ाना है। हाँ। कोई बच्चा आता है बताता है कि नहीं ये चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं, उस बात को ऐड करना, कौन सा बच्चा कैसा क्या है। तो ये जीवन में हमेशा नया सीखने का दौर चलता है, और ये सीखने का दौर और हमें लगता है ये चलता रहना चाहिए। अगर टीचर है सीखता नहीं है तो इसका मतलब फिर वो टीचर नहीं है। क्योंकि इस जीवन में कोई परफेक्ट नहीं, और परफेक्ट नहीं है, और इस जीवन में कह दिया जाए कुछ भी सत्य नहीं। अगर आदमी हमेशा सत्य बोलेगा, हमारा सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलेगा, तो फिर देवता बन जाएगा, इंसान नहीं। तो मतलब शिक्षक को भी हमेशा कुछ ना कुछ नया कुछ सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो है वैसे। अच्छा, एक मैं और बोलूंगा आपसे कि यदि आपको शिक्षा प्रणाली में जो हमारा जो पूरा शिक्षा का जो पूरा बना हुआ है पूरा प्रोसीजर, ये पूरा शिक्षा प्रणाली में कुछ चेंज करने का मौका मिले तो क्या चेंज करना चाहेंगे आप हमारी शिक्षा प्रणाली में? हम ये चेंज करना चाहेंगे जो कहते हैं रटंत विद्या। हाँ। रटते हैं हम चीजों को, समझते नहीं है। समझने में फोकस करना चाहिए। ये आया तो कैसे आया, ये चीज हो रहा तो कैसे हो रहा है, अगर ये चीजों को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से करेंगे तो हम ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। एक हमारी ख्वाहिश है कि ख्वाहिश ये है कि जैसे हम सीखते हैं, जैसे मूवियाँ बनती हैं, मूवियाँ हमें याद रहती हैं,
कोई मूवी बनी, जैसे छावा मूवी समय चल रही है, हाँ हाँ हाँ, तो उसकी सारी घटनाएं याद रहती हैं। अब वही हिस्ट्री में कह दिया जाए या पॉलिटी में कह दिया जाए या जियोग्राफी में कह दिया जाए, ये भूल जाते हैं। कोई ऐसी मूवी बनी कि पूरी हिस्टोरिकल जो मोमेंट है वो सारे छोड़ों को यानी कैद करके मूवी बना दी जाए। बच्चे एक बार देखें, देखने के बाद में हाँ ये चीज आया, फिर देखें हाँ ये चीज बोल रहे हैं, फिर ये चीज आया, फिर देखने के बाद में 2-3 बार देखें और उनको वो हो जाए। और जो हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। अच्छा, परीक्षा प्रणाली के ऊपर आपका क्या विचार है? परीक्षा प्रणाली के ऊपर, परीक्षा प्रणाली पर मतलब याद करने और लिखने पर आधारित होता है। कैसा याद करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आधारित होता है। इसमें क्या होना चाहिए, हमें नई चीज क्रिएटिव होना चाहिए। लाइफ में तभी सक्सेस होंगे जब हम नई चीज को क्रिएटिव मतलब यानी सृजनात्मक बना रहे होंगे, सृजन कर रहे होंगे, नई चीज समस्याएं बना रहे होंगे। हम बच्चों से कहते हैं जो परीक्षा प्रणाली है, आप पेपर को ध्यान ना दो, पेपर को ध्यान ना दो। पेपर में ध्यान दो क्या है, जो पेपर बन रहा है आप 10 क्वेश्चन लिखो। 10 क्वेश्चन लिखोगे तो पता चलेगा 10 में आप 2 लिख पा रहे हो, 1 लिख पा रहे हो, 5 लिख पा रहे हो, 10 के 10 लिख पा रहे हो। पेपर बनाया आपने, पेपर बनाने के बाद में फिर आप उसके आंसर दो, उसके आंसर दोगे तो आप ज्यादा सीखोगे। अगर हमने जो हमारे पास में क्वेश्चन आंसर है उनको रट लिया, आज रटे कल भूल जाओगे, कल भूल जाएंगे। सही बात है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, माइंड में कह दिया जाए सारी चीजें याद करने की क्षमता नहीं होती है। हमारा माइंड जो होता है वो पिक्चर देखता है, चित्र देखता है। कहीं अगर मान लो जा रहे हैं, अगर मान लो डिफेंस एकेडमी आना है तो आने के लिए हमें पहले उत्तराखंड उतरना पड़ेगा, उत्तराखंड से काशीपुर स्टेशन आना पड़ेगा, काशीपुर स्टेशन से हमें बड़ा गुरुद्वारा आना पड़ेगा, फिर आनंद नर्सरी आना पड़ेगा, तब हम एकेडमी में आ रहे हैं। हम आनंद नर्सरी को हमने ध्यान रखा, उस रोड को ध्यान नहीं रखा, ये रोड कहाँ जा रही है, कितना जा रहा है, कितने किलोमीटर है। हमने एक चित्र बना लिया कि आनंद नर्सरी के सामने, जस्ट सामने हमारी एकेडमी है, हमें आनंद नर्सरी पर आना है, हमें आनंद नर्सरी पे आना है, हमें आनंद नर्सरी पे आके उतरना है और इसके बाद में फिर हमारी एकेडमी है। फिर ऑटोमेटिक आप 1-2 बार आए, फिर ऑटोमेटिक आप उतर रहे होंगे और चीजों को समझ रहे। वही लाइफ में होता है, वही आपके एजुकेशन में भी होता है, वही शिक्षा प्रणाली में, वही शिक्षा प्रणाली में होता है। ओके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी छात्र की वजह से आप भावुक हो गए हो, बहुत ज्यादा आपकी आंखों से आंसू निकल आए, वो भावुक जिसे बोलते हैं, वैसा कभी कुछ हुआ है किसी छात्र की वजह से? ऐसा कुछ? हाँ, घर में कोचिंग खोले थे अपने, कानपुर में? कानपुर में। अच्छा। शुरुआत में सबसे पहले हमने घर ही में कोचिंग खोला, तो 25-30 बच्चे आ रहे थे पढ़ने। अच्छा। लगभग 30 बच्चे थे। एक लड़की थी, यानी वहीं पास की एक लड़की थी, बहुत गरीब थी। अच्छा। गरीब थी, उसके पिताजी मूली वूली धोते थे, मूली धो करके बेचते थे, तब उनके खाना होता था। कभी एक टाइम खाना मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। तो एक बार में हम उनके घर गए, मतलब ऐसे पहुंच गए, उधर से जा रहे थे तो हमने कहा हो ले, तो हमने देखा, कहने लगे सर जी चाय पियोगे? तो हमने कहा, वो चाय पी रहे थे, तो देखा कि भाई चाय जो पी रहे हैं, हमने कहा चाय लाओ पीते हैं। देखा कि वो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा थी, दूध नहीं था वो, ऐसे बिना दूध की चाय। तो हमें लगा कि देखो ये चीजें हैं। फिर उस लड़की ने मेहनत किया और वो लड़की मेहनती थी, मेहनत करने के बाद पुलिस में हो गई। वो पल हमें आज भी याद है कि वो गरीब लड़की, और देखो आज पुलिस में हो गई। कि एक समय था कि खाने के लिए नहीं था, एक टाइम खाना खाते थे। उसके पिताजी अगर मूली बाजार में बिक जाती थी तो खाना मिल जाता था, नहीं बिकती थी तो नहीं मिलता था। तो ये क्षण हमें बिल्कुल हमेशा जिंदगी भर ध्यान रहेगा। उससे हमने फीस भी नहीं लिया था, सबसे यानी ज्यादा फीस लेते उससे कम लेते थे। और इसके बाद हमने कहा तुम मेहनत करो, तुम्हें जितना भी कहीं अगर पैसे की जरूरत है, कापी किताबें नहीं है तो हम देंगे, और तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। अगर सिलेक्शन होगा तो ये मान के चलो अपने देश के लिए, सबसे पहले अपने घर के लिए कर रहे होगे, अपने माँ बाप के लिए कर रहे होगे, अपने लिए कर पा रहे होगे। क्योंकि मोहल्ले वाले सब उसको ताने मारते थे कि अगर पढ़ के देखो ये हो जाएगी क्या, पुलिस में होगी। हमारी बिटिया पढ़ने जाती थी तो कभी नहीं हुई है, लेकिन उसने मेहनत किया और हमने मेहनत कराया, वो हो गई। वो क्षण हमें सबसे ज्यादा भावुक लगा, सबसे ज्यादा भावुक लगा हमें। तो देखिए दोस्तों, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों से भी एक अपील करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हम सामान खरीदते हैं, जब हम सब्जी खरीदते हैं या कोई फल खरीदते हैं, कुछ भी ऐसा खरीदते हैं,
तो हमें बड़े मॉलों में जाके नहीं खरीदना है कि बहुत बड़े बड़े मॉल में जा रहे हैं हम, कि या बड़े मॉल में गए वहाँ से सामान खरीद लिया। तो अगर हमें कोई छोटा व्यापारी दिख रहा है, कोई छोटा कोई सब्जी बेचने वाला दिख रहा है जो छोटी सी गाड़ी में आ रहा है अपनी सब्जी लेके, उसने कुछ सब्जियां रख रखी हैं, अगर आपको लगता है कि उनसे सब्जी खरीदनी चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन गरीब लोगों की थोड़ी सी मदद हम इस माध्यम से कर सके कि सुबह से शाम तक उन्हें घूमना ना पड़े। थोड़ी सी एक 10 किलो 20 किलो सब्जियां बेचने के लिए, 10 किलो 20 किलो फल बेचने के लिए सुबह से शाम तक उन्हें नहीं लगना पड़े, हम वहां पर कुछ योगदान दे सकें, उन लोगों से ही हमें खरीदना चाहिए। मैं तो पूरी कोशिश ये करता हूँ कि अगर मेरे घर के आसपास से कोई सब्जी वाला जा रहा है या कोई फल वाला जा रहा है तो हम उसी से लें। हम नहीं जाते कोई बहुत बड़े मॉल में, बहुत बड़े शोरूम में, जहाँ जाके हम कुछ इस तरह के सामान खरीदें। और जहाँ पर हमें जरूरत है कि भाई मॉल में जाके सामान मिलेगा, बहुत बड़ा है कुछ, तो वहाँ तो हमें वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो काम हम ये छोटे छोटे हेल्प कर सकते हैं गरीब लोगों की, उसमें मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना भी योगदान आप दीजिए। जब हम इन लोगों की मदद करेंगे तभी तो ये लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आगे इनका भी कुछ तरक्की कर पाएंगे। वरना देखो अभी सर ने बताई घटना कि भाई चाय भी बिना दूध की चाय पी रहे थे, दूध भी नहीं था उस चाय में। ऐसी भी लोग कैसी कैसी कंडीशन में जी रहे हैं। तो इस बात का देखो, मेरे को हमेशा जब भी मैं निकलता हूँ ना, कभी भी घर से निकलता हूँ, सड़क पर जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ, पता है मैं हमेशा एक ही गाना सोचते रहता हूँ, एक ही गाने के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। क्या बात। जब मुझे कोई ऐसा आदमी दिखता है, कोई असहाय दिखता है कि यार क्या इसकी क्या ज़िंदगी है और हमारी क्या ज़िंदगी है। हर आदमी अपनी परेशानियों को लेके परेशान है, सब परेशान मिलेगा आपको, अपनी परेशानियों को लेके हर आदमी परेशान मिलेगा। लेकिन जब आप किसी दूसरे ऐसे आदमी को देखोगे कि यार ये तो मेरे से भी ज़्यादा तकलीफ में है, तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि भाई दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हमेशा मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि गरीब लोगों की मदद करिए। हमें कुछ ना कुछ तो उसके बदले में अच्छा होगा हमारा। जब हम गरीब लोगों की मदद करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। ओके, अच्छा, छात्रों और शिक्षकों के बीच मेरे को ये बताइए सर कि जो मित्रता का रिश्ता रहता है, एक रिलेशन, एक मित्रता, एक दोस्ती टाइप की जैसे बोलते हैं, वो कितना जरूरी है, कहाँ तक है वो सर अनुशासन के दायरे में हाँ, अगर रहोगे तो फिर ज्यादा अच्छा होता है। अनुशासन के दायरे में हाँ। दोस्ती होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए कि अनुशासन सबसे आगे होना चाहिए। एक छात्र का क्या मतलब कर्तव्य होता है, एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है, दोनों में रहोगे। लेकिन छात्रों के साथ मित्रवत रहो। अगर मित्रवत रहोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक कहा गया है, एक गुरु और एक मित्र के संग कभी कपट नहीं करना चाहिए। कपट नहीं करना चाहिए। कपट करोगे या तो गरीब हो जाओगे और या तो कोढ़ी हो जाओगे। जैसे आपने सुना होगा, सुदामा का नाम सुना होगा। सुदामा, हाँ। सुदामा ने क्या किया, अपने मित्र से कपट किया और कपट करने के बाद में गरीब हो गए। देखो, एक द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, एक गरीब सुदामा, दोनों एक ही साथ पढ़ते थे और कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच गए। इसका मतलब है अगर आप शिक्षक से वो करोगे तो अपनी चीजें नहीं बताओगे। आप क्या चीज आपको आती है, हमें पता थोड़ा है आपको क्या चीज कम आता है, क्या चीज में फोकस करना चाहिए। इस चीज ये नहीं आता तो किस प्रकार से बताया जाए, दूसरा मेथड क्या होगा। यानी अगर आप चीजों को बता रहे होगे, आपके अंदर कमियां दूर हो रही होंगी, और कमियां दूर हो रही होंगी तो आप अपने भविष्य को बना रहे होगे। अच्छा, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सपना क्या है आपका? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सपना ये है कि एक गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षित हो हमारे देश का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। अगर शिक्षित होगा तो जितनी भी समस्याएं हैं, ये समस्याएं सारी दूर हो रही होगी। जैसे नंबर 1 पे आता है, अब नंबर 1 पे कह दिया जाए विश्व में पहुंच गया है जनसंख्या में। अगर हम शिक्षित होंगे तो अपने परिवार को हम सीमित करके चल रहे होंगे। कितना परिवार होना चाहिए, कितना फैमिली प्लान होना चाहिए, हम चल रहे होंगे। शिक्षित हो रहे होंगे तो जो अंधविश्वास है, अंधविश्वासों में पड़ते हैं, इन अंधविश्वास को दूर कर रहे होंगे। शिक्षित होंगे तो अपने देश का भविष्य बना रहे होंगे, अपना भविष्य बना रहे होंगे, और अपने देश का नाम जो पहले विश्व गुरु था आज भी विश्व गुरु के रूप में आ जाएगा। अंग्रेज जो आए थे हमारे देश में, सबसे पहले इन्होंने हमारे धर्म और शिक्षा को खराब किया था। कैसे तोड़ा जाए इनके धर्म को। बोला कि जो सती प्रथा चलता था, सती प्रथा जो होता था, कहीं सती प्रथा को समाप्त करना है, और जो रूढ़िवादी होते थे इनको समाप्त किया। लेकिन इन्होंने जो कह दिया जाए हमारे शिक्षा के स्तर को इन्होंने तोड़ दिया। एक आया था लॉर्ड मैकाले आया था,
लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले आया, इसने कहा भारत ऐसा विश्व गुरु है जहाँ हमें सिखाना नहीं बनता है, हमें इसे सीखना चाहिए। इतने उपनिषद हैं, इतने हमारे यहाँ ग्रंथ हैं जो हम इनसे सीख सकते हैं। लेकिन ये क्या किया, आकर के हमारे पहले धर्म को नष्ट किया, धर्म को नष्ट करने के बाद हमारे शिक्षा को नष्ट किया, और इसी के बाद में इन्होंने राज्य किया। ये जानते थे कि ये आदमी की कमजोरी कहाँ पे होती है, कैसे क्या चीज करना है। यही चीज करते हुए इन्होंने लगभग 200 सालों तक हमारे देश में राज्य किया। अब सोचो, आप भंडारी सर सोचे, आपके घर में कोई रेंट वाला आए, आने के बाद में कहने लगे कि कल से आप किराया 2 रूम का रेंट आप हमें दो, आप ऐसा करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। या तो कहोगे आप रहोगे या तो हम रहेंगे, हमारा घर है हम रहेंगे, हम कैसे दें। अब सोचो, हमारे देश में अंग्रेज आ गए और आने के बाद कहने लगे टैक्स आप जमा करो, तो जमा करेंगे आप? नहीं करेंगे, लेकिन हमें देना पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए कह दिया जाए शिक्षा जो होगा, अगर सभी शिक्षित होंगे तो ये हमारा देश शिक्षित होगा और हम कह दिया जाए बहुत आगे बढ़ रहे होंगे। जितनी समस्याएं, इस समस्याओं का हमारे यहाँ सारा निराकरण होगा और हम लोग यानी कह दिया जाए एक अच्छा अपना देश बना करके एक विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे होंगे। विश्व गुरु के रूप में। ओके, बहुत बढ़िया। एक आखिरी मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा, काफ़ी कुछ हमें जानने के लिए मिला है नरेंद्र जी से, तो एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार ये होता है, हमारे सफल छात्र अगर कहीं मिलते हैं, सफल छात्र, तो कहना सर कहाँ पे जा रहे हैं, क्या चीज़ है, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कहीं पे मिले तो कहने लगे सर कैसे हैं। शिक्षक ये पद ऐसा पद है जिसको सब कोई सम्मान करता है, चाहे कोई भी हो, शिक्षक को यानी गुरु मानता है। और शिक्षक का भी धर्म है कि उसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जा करके लोगों का भविष्य बनाए। भविष्य बना सकते हैं हम, किसी की नौकरी लगा करके भविष्य बना सकते हैं, किसी को हम अच्छा समाज में बना करके भविष्य बना सकते हैं। ज्यादातर लोग आईएएस की तैयारी करते हैं तो क्या सभी आईएएस बन जाते हैं? हाँ, सामाजिक बन जाते हैं, तो सामाजिक बन जाते हैं, समाज में सीख जाते हैं, यानी कैसा रहना है, कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, व्यवहारिक सीख जाते हैं। तो हमारा यही है कि अगर हमसे जो सफल छात्र यानी हमसे पढ़ करके जो सफल छात्र मिलते हैं तो हमारा जो हृदय है प्रफुल्लित हो जाता है। वही आपके लिए पुरस्कार, वही हमारा पुरस्कार है और यही यानी होना चाहिए। चलिए, ओके नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना समय दिया और हमारे विचारों को अपने YouTube के माध्यम से रखा। और हम दर्शकों को चाहते हैं कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए जय हिंद।